हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 से। देखिए यहाँ पर हमारी बुक सेकंड चल रही है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। इसी क्रम में आज हमारा यहाँ पर अध्याय 5वां है, भू संसाधन तथा कृषि। देखिए ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में विभक्त कर दिया है। यानी यहाँ पर आज आप जो है पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आप लोगों के वीडियो डिले करने के लिए मुझे थोड़ा खेद है, 2 दिन से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाया कंटिन्यूटी में। तो आप लोग अब ये वीडियो में कोशिश यही करूंगा कि रेगुलर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भू संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए ही नहीं किसी भी देश के लिए भू संसाधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर रहने वाले लोग किस आर्थिक क्रिया में संलग्न हैं। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे भू संसाधनों का महत्व बढ़ जाता है। यानी मेनली भू संसाधन जो होते हैं उनका आर्थिक महत्व तभी बढ़ता है जब वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो डिपेंड करता है वो क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए खनन की दृष्टि से कोई देश बहुत संपन्न है, यानी वहाँ पर लोग मान लेते हैं खनन वहाँ पे हो रहा है, यानी कि जो खनन माइनिंग वगैरह हो रही है, तो उस हिसाब से वहाँ की भूमि का मूल्य अलग होगा। कहीं पर कृषि कार्य हो रहा है तो उसका जो है खेती के पर्पज से अलग होगी जमीन। इसके अलावा कहीं पर इंडस्ट्री वगैरह लगी हुई है तो भूमि का मूल्य अलग होगा। तो ये डिपेंड करता है कि भाई भूमि किस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भूमि का उपयोग किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि हम कौन से संसाधन के तहत भूमि का उपयोग कर रहे हैं। तो इस वजह से भू संसाधन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे साथ में वर्ड लगाए कृषि। तो यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के कृषि क्रियाकलापों के बारे में जानेंगे और फसलों के बारे में जानेंगे इस वाले टॉपिक में। तो आप ये बात तो जानते हैं कि भाई जो भूमि है हमारी, ये विभिन्न कार्यों हेतु हम प्रयुक्त करते हैं, चाहे वो खेती, मनोरंजन, या फिर स्कूल इमारत, सड़कें निर्माण, या फिर हम कोई उद्योग धंधा लगाने के लिए, चरागाह के लिए, इन सभी के लिए हम जो है भूमि का इस्तेमाल करते हैं। ये बात आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग आती है भू उपयोग वर्गीकरण, यानी भू उपयोग के आधार पर हमने उसका वर्गीकरण किया है। अब देखिए यहाँ पर इसके संदर्भ में आप वैसे तो क्लास 10th में आप पढ़कर आए हैं, यानी क्लास 10th में आपने ये बात पढ़ी थी कि जो भू उपयोग जो हमारे यहाँ है, भू उपयोग का वर्गीकरण और जमीन का जो वर्गीकरण है, इसके संदर्भ में हमारे यहाँ 2 लोग कार्यरत हैं, 2 संस्थाएं कार्यरत हैं। एक तो आपका यहाँ पर जो है आपका भू राजस्व विभाग है राज्यों में, जो तैयार करता है रिपोर्ट, हर क्षेत्र वाइज आंकड़े जारी करता है कि भाई इतने क्षेत्र पर जो है खेती हो रही है, इतने क्षेत्र पर यहाँ पे पशुचारण हो रहा है, यहाँ पर बस्तियां बनी हुई हैं। एक तो भू राजस्व विभाग करता है। दूसरा हमारा करता है यहाँ पर जो है भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का जो काम है वो है हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर। यानी हमारा जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ये दूसरा काम ये करता है, ये जो है सैटेलाइट इमेजेस वगैरह के जरिए जो है ये तैयार करता है मैप कि भाई देश में कहाँ कहाँ पर वन क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पर जो है आपकी खेती हो रही है। ठीक है, तो दोनों में अंतर आएगा, यानी रिपोर्ट में दोनों में अंतर आएगा। एक जो है डोर टू डोर जा रहा है, डोर टू डोर का मतलब यहाँ पर मेरे कहने का अर्थ ये है कि जमीनी स्तर पर जो है निरीक्षण कर रहा है, और वहीं एक संस्था ऐसी है जो सैटेलाइट के माध्यम से और विभिन्न जो है एरियल व्यूज जो होते हैं, एरियल व्यू का मतलब होता है जो ऊपर से ड्रोन वगैरह से इमेज लिए जाते हैं, उनके माध्यम से सर्वे कर रही है। तो अंतर तो आ ही जाएगा आंकड़ों में। तो यहाँ पर भारत में 2 तरह से ऐसे आंकड़े निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसके बारे में पहली कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे लिखा भी है और मैंने भी पहले बता दिया है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट कि भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। यानी भू राजस्व विभाग जो है ये भू उपयोग क्या क्या है, ऐसे ये अभिलेख इसके पास रखे जाते हैं राज्यों में। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। और देखिए इसी का सब पॉइंट, भू उपयोग संवर्गों का योग कुल प्रतिवेदन क्षेत्र के बराबर होता है जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। यानी कि ये इनके जो रिपोर्ट निकलती है, भू उपयोग की रिपोर्ट निकलती है, इनका जो कुल प्रतिवेदन निकलता है, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होता है। यानी कि जो यहाँ पर ये सर्वे करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे करता है, इससे भिन्न आता है। भिन्न आने का रीजन मैंने पहले ही बता दिया है। एक सर्वे केवल और केवल किससे बेस पर हो रही है, केवल सैटेलाइट इमेज के बेस पर हो रही है, और एक सर्वे हो रही है धरातल बेस। तो अंतर आ ही जाएगा। यानी सैटेलाइट पर तो हमें लगभग यही नजर आता है कि भाई यहाँ पर कृषि हो रही है, यहाँ पर जमीन जो है, यहाँ पर मान लीजिए कोई कृषि क्षेत्र है, कृषि के बगल में कोई छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, तो वो भी यहाँ पर नजर आएगा भाई ये खेती वाला हरा भरा इलाका है तो खेती हो रही होगी यहाँ पर। जबकि जमीन पर अगर हम जाएं या रियलिटी में वहां पर चेक करें, हो सकता है वो वहां पर पड़ती जमीन छोड़ी गई हो, यानी व्यर्थ जमीन हो, वहां पर खेती नहीं हो रही हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अंतर होता है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट आपने और पहले का सब पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिया है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ पर इसी में, सॉरी सेकंड नहीं, सेकंड सब पॉइंट कि भारतीय प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। अब देखिए भू राजस्व और इनमें अंतर क्या है, यानी भू राजस्व और सर्वेक्षण विभाग में मूलभूत अंतर, ये अंतर क्या है वो आप लिख लेना। अंतर ये है कि भाई भू राजस्व द्वारा जो क्षेत्रफल है
तो ये रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है, यानी जो जहाँ जहाँ पर सर्वे होता है, जहाँ जहाँ पर ये जाके देखते हैं उस पर आधारित इनका जो होता है, ठीक है, इनकी रिपोर्टें प्रतिवेदन इस पर आधारित होती हैं। तो ये कम हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हर साल जो है आप जानते हैं भूमि उपयोग जो है में परिवर्तन आता रहता है। मानते हैं आज कोई व्यक्ति जो है खेती कर रहा है और 2 साल बाद वो खेती ना करके वहाँ पे कोई प्लांट लगा दे, या फिर वहाँ पर कोई वो अपनी जमीन है किसी व्यापारी वगैरह को बेचकर वहाँ पे उद्योग धंधा स्थापित करवा दे। तो ये वहाँ पर जाकर देखते हैं तो यही बताया गया है कि भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित होता है, जो कि ये कम या अधिक हो सकता है। यानी रिपोर्टिंग का मतलब ये जाकर देखते हैं, हर साल यहाँ पर देखा जाता है कि भाई कहाँ पर जमीन जो है पड़ती पड़ी है, कहाँ पे खेती हो रही है। तो ये बताया गया है यहाँ पर। सेकंड का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने। इसके अलावा सेकंड का सेकंड सब पॉइंट है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण आधारित है, और ये क्या है, ये स्थायी है, क्योंकि ये सैटेलाइट इमेजेस होती हैं ये वाली स्थायी होती हैं, और इन्हीं से यानी इन सैटेलाइट इमेजेस से ही हमारे जो है राज्यों के संदर्भ में, राज्यों का जो आप देखते हैं कि भाई राज्यों में कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र में क्या क्या मौजूद है, वो इसी से यहाँ पर तय करते हैं वो लोग कि भाई राज्य में कितने संसाधन है, राज्य के बॉर्डर क्या है, क्योंकि सैटेलाइट से पता चल जाता है कि कितना कितना यहाँ पे संसाधन आ रहा है राज्य में, ठीक है। तो वो यहाँ पर इसी से ये जो है ये राज्य की इकाइयों के संदर्भ में यूज होता है ये, ठीक है, यानी राज्य की जो आपकी देश के संदर्भ में इकाइयाँ हैं उनके संदर्भ में यूज हो रहा है। और ये जो है आपका भू राजस्व वाला ये जिलावार यूज होता है, यानी हर जिले का पता होता है कि जिले में कितनी जमीन खाली पड़ी है, कितनी जमीन जो है हमारी बनीकृत है, तो ये भू राजस्व विभाग के हाथ में होता है। तो आप इसके बारे में पहले भी क्लास 10th में अंतर पढ़ चुके हैं। अब यहां पर अगली जो हेडिंग है, यहां पर अगली हेडिंग नहीं है, सॉरी थर्ड पॉइंट है। तो ये भू राजस्व अभिलेख के द्वारा जो है भू उपयोग बताया गया है कि भाई भू उपयोग का वर्गीकरण किया गया है। भू राजस्व अभिलेख के अनुसार, भू राजस्व अभिलेख की संस्था के अनुसार भू उपयोग कितने प्रकार से होता है उसका वर्गीकरण किया गया है। तो यहां पर लिख लेना, भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण। तो इसका पहली हेडिंग है, पहली सब हेडिंग है वनों के अधीन क्षेत्र। यानी वनों के अधीन क्षेत्र इन्होंने कौन सा माना है, देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है जहां वन विकसित हो सकते हैं। समझने वाली बात है कि सरकार के द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है जहां वन विकसित हो सकते हैं। यानी कि इन्होंने संभावना बता दी, वहां पर पक्का नहीं बताया कि भाई वन होंगे ही होंगे। यानी सैटेलाइट से जो आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे करता है वो उन्हें पता है कि भाई इस एरिया में जो है, मान लीजिए आपके मध्य भारत वाला एरिया है, तो मध्य भारत के जो पहाड़ियां हैं यानी जो पवनामुखी डाल है, तो वहां पर अच्छी खासी वर्षा होती है। तो अच्छी खासी वर्षा होने की वजह से उन्हें पता है कि यहाँ पर अच्छे खासे वन वगैरह होंगे ही यहाँ पर, ठीक है। वो अलग बात है कि भाई किसी साल मान लीजिए अत्यधिक दोहन कर दिया आपने वृक्षों का, तो खाली हो गए या फिर वन वहाँ पे कम हो गए, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर संभावना पूरी है, यानी संसाधन जिस हिसाब से बारिश हो रही है, यहाँ पर जलवायु है, मिट्टी है यहाँ की, तो संभावना पूरी है, यहाँ पर वन जो है अच्छे खासे उग सकते हैं। तो यहाँ पर जो यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की परिभाषा में यही मानक है। तो भू राजस्व ने भी इसे ही एडिटेज अपना लिया है। तो यहाँ पे लिखा है भू राजस्व अभिलेखों में इसी परिभाषा को सतत अपनाया गया है, यानी कि इन्होंने भी यही मान लिया है कि ऐसा क्षेत्र यहाँ पर वन विकसित हो सकते हैं, तो वही वास्तव में वन के अधीन क्षेत्र है। तो इन्होंने अपनी यहाँ पर एक कोई नई परिभाषा नहीं दी है, वनों का जो वर्गीकरण है यहाँ पर इन्होंने नया नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ इन्होंने कह दिया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ वास्तविक रूप से वन पाए जाएंगे, यानी कि ये मतलब बिल्कुल नहीं है। अब वही मैंने आपसे किया, मान लीजिए आपने देखा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का सर्वे हुआ सैटेलाइट इमेज वाला, वो मान लीजिए 1 साल पहले का सर्वे हुआ है। अब 1 साल बाद वहां से लोग जो अंधाधुंध वनों का कटान कर लें, वन काट लिए जाएं, वन ना रहें, तो अब ये जरूरी नहीं है कि वहां पे वन होंगे ही, ठीक है, प्रेजेंट में हैं या नहीं है वो जरूरी नहीं है, लेकिन वहां पर वन उग सकते हैं। उस जगह इन्होंने चिन्हित कर दिया भाई ये क्षेत्र जो है वनों की दृष्टि से, वनों के उगने की दृष्टि से अनुकूल है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है। तो यहाँ लिखे है ना, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां वास्तविक रूप से वन पाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब अगली जमीन यहाँ पर है भू राजस्व के अकॉर्डिंग बंजर व व्यर्थ भूमि। देखिए बंजर व व्यर्थ भूमि वो भूमि होती है जो हम किसी भी टेक्नोलॉजी की मदद से, चाहे वो आप खाद लगा लें या फिर कोई आप गोबर खाद लगा लें, जिप्सम डाल लें, ठीक है, जैसे बंजर भूमि के लिए आपने देखा होगा जिप्सम वगैरह हम डालते हैं, तो ये जो भूमि है किसी की मदद से भी जो है हम इसे खेती योग्य नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है, जैसे बंजर पहाड़ी हुई, बंजर पहाड़ी भूभाग है, मरुस्थल है, खड्ड, जैसे आपने देखा होगा उत्खात भूमि है आपकी, चंबल के बीहड़ या चंबल के खड्ड जो है, तो ये भूमि हम प्रचलित प्रौद्योगिकी, यानी सरकार ने काफ़ी कोशिश की कि चंबल वाली जो खड्ड है वहाँ पर, चंबल के खड्ड है उन्हें समतल करके वहाँ पर जो है खेती करवाई जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, प्रौद्योगिकी भी वहाँ पर असफल हो गई, ठीक है। तो वही बात बताई गई है कि जो भूमि ऐसी होती है जिस पर प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से हम जिसे जो है कृषि योग्य नहीं बना सकते हैं, वो बंजर या व्यर्थ भूमि कहलाती है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। थर्ड सब पॉइंट है आपका, देखिए अगली यहां पर है आपकी, ये है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि।
गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में वास्तव में वो भूमि रखी जाती है जो आपकी बस्तियों में, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, अवसंरचना में, सड़कें, नहरें, उद्योग वगैरह इनके लिए उपयोग की जाती है। तो ये किस में आती है? ये आपकी गैर कृषि कार्यों में आती है। ठीक है, अवसंरचना में आपकी सड़क, नहरें, जो भी जो है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो सब अवसंरचना में ही आ रहे हैं। इसके अलावा उद्योग धंधे, दुकानें में आप जानते ही हैं, द्वितीयक तृतीयक इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगली भूमि है स्थायी चरागाह क्षेत्र। चरागाह का मतलब आप जानते होंगे जहां पर जानवर जो है घास वगैरह चरते हैं। ठीक है, तो ये जो भूमि है स्थायी चरागाह वाली, ये मोस्टली सरकार के स्वामित्व की भूमि होती है। साफ साफ लिखा है ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। और ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को हम साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। इसके बारे में हम विस्तृत आगे चर्चा करेंगे। तो इस भूमि को हम क्या कहते हैं? साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, जो ग्राम पंचायत की भूमि होती है। तो यहाँ पर किसी एक का मालिकाना नहीं होता है, सभी यानी सभी ग्रामवासियों का इस पर हक होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बताया गया है कि विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, तो 5वीं हेडिंग डाल लेना। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फल हैं, यानी कि पेड़ पौधे हैं और उपवन वगैरह उगे हुए हैं। तो यहाँ पर उनके बारे में बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है जो बोए गए निबल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, यानी कि इसे जो नेट हम जो बोया हुआ क्षेत्र है, यानी कि जो हम जो क्षेत्र बोते हैं निबल क्षेत्र, यानी नेट जो हम बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नेट एरिया। ठीक है, नेट एरिया सोन, तो ये इसमें काउंट नहीं होती है ये वाली। ठीक है, ये नहीं है। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें वह भूमि आती है जिस पर हम उद्यान वगैरह करते हैं। उद्यान का मतलब आप जानते होंगे। इसके अलावा यहाँ पर फलदार वृक्ष वगैरह हम करते हैं, तो वो सब इसी में आ जाते हैं। यानी आपने देखा होगा लोग अपने अपने बाग वगैरह, आम के बाग लगाते हैं, अमरूद के बाग लगाते हैं, विभिन्न बाग लगाते हैं, बागान वगैरह लगाते हैं। तो वो सब जमीन जो है इसी में आ जाती है, आपकी इसी कैटेगरी में आ जाती है। और मोस्टली इसमें जो है भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में होती है। ठीक है, अगली भूमि है आपकी 6वीं हेडिंग, ये है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। व्यर्थ भूमि का मतलब ये है कि वह भूमि जो पिछले 5 सालों से या इससे लंबे समय तक परती या कृषि रहित, ठीक है, और पड़ी रही है, तो वो इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। यानी साफ साफ है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कि कोई जमीन मान लीजिए 5 साल तक, ठीक है, 5 साल से अधिक समय तक जो है बिल्कुल खाली पड़ी रही है, लेकिन उस पर पहले खेती होती थी, अभी नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो कृषि योग्य मानी जाएगी। यहाँ पर थोड़े बहुत सुधारों के साथ उस पर हम कृषि कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वर्तमान पड़ती भूमि, वर्तमान पड़ती की भूमि का मतलब आप जानते हैं कि पड़ती का मतलब आप जानते होंगे। पड़ती क्या होती है? पड़ती का मतलब पहले जान लीजिए। पड़ती का मतलब ये होता है कि लगातार हम जब किसी चीज पर खेती करते रहते हैं, किसी यानी खेत पर जब हम लगातार एक ही खेत पर खेती करते रहते हैं, तो उससे ये होता है कि भाई खेत के अंदर यानी मिट्टी के अंदर मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व जो है उनका हिनास हो जाता है, क्षरण हो जाता है। क्योंकि भाई पौधे जो हैं उन्हें भी ग्रो करने के लिए वो पोषक तत्व जमीन से ही मिलते हैं। तो क्या होता है कि भाई पोषक तत्व को खींच कर जमीन की जो उत्पादन क्षमता है वो कम कर देते हैं। ठीक है, उत्पादकता इससे कम हो जाती है। तो ऐसे में क्या करते हैं लोग, जमीन को 4-5 साल के लिए ऐसी एकदम खाली छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि जमीन की उत्पादकता जो है स्वतः ही प्राकृतिक कारणों की वजह से पुनः लौट आती है। ठीक है, तो ऐसी जमीन को हम पड़ती भूमि के नाम से जानते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत पुरातन प्रणाली है और काफी वर्षों से चलती आ रही है परंपरा ये वाली। तो यहाँ पर लिखा गया है वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है उसे हम वर्तमान पड़ती भूमि कहते हैं। यानी कृषि वर्ष का मतलब है 1 साल, यानी कि एक कृषि वर्ष। ठीक है, तो उसमें ये खाली पड़ी रहती है या फिर उससे कम समय तक खाली पड़ी रहती है, तो ये वर्तमान पड़ती भूमि कहलाती है। साफ साफ लिखा भी है पड़ती रखना एक सांस्कृतिक चलन है, यानी हमारे यहाँ अभी से नहीं है पड़ती का प्रचलन, हमारे यहाँ जो है बहुत हजारों सालों पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उस समय ये आधुनिक तकनीकें नहीं थी, खाद वगैरह थी नहीं। ठीक है, खाद वगैरह जो आप देख रहे होंगे रासायनिक खादें वगैरह हैं, वैसा जमाना नहीं था तब, यानी पेस्टिसाइड वगैरह जो आप लगाते हैं, ठीक है, वो सब नहीं थे। तो तब यही प्रचलन था कि लोग जो है लगातार मान लीजिए 2-3 साल से यूज कर रहे हैं कोई जमीन, फिर वो छोड़ देते थे खाली, ताकि वो अपने आप अपनी उर्वरक क्षमता प्राप्त कर ले। ठीक है, अगली है यहाँ पर भाई पुरातन पड़ती भूमि, यानी 8वें नंबर की है पुरातन पड़ती भूमि। यानी कि इसमें कौन सी भूमि आती है? पुरातन पड़ती भूमि में कौन सी भूमि आती है? इसमें वो भूमि आती है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है, उसे हम पुरातन पड़ती भूमि कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ये 5 साल से ज्यादा इसका समय निकल जाएगा तो ये फिर इसमें आ जाएगी कृषि योग्य पड़ती भूमि में आएगी, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में आ जाएगी। 5 साल से ज्यादा समय निकल जाएंगे तो ये कृषि रहित या कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में पहुंच जाएगी ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना लिख लेना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नमा है आपका निबल बोया क्षेत्र, नेट एरिया सोन। वह भूमि जिस पर हम फसलें उगाई और काटी जाती हैं वह निबल बोया क्षेत्र कहलाता है। यानी यहाँ पर हम खेती करते हैं, अपनी जो है फसलें कोई उगाते हैं, तो वो वास्तव में निबल बोया क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि भू राजस्व विभाग ने कैसे वर्गीकरण किया है। तो आपने 9 प्रकार से वर्गीकरण आपने देख लिया भू राजस्व विभाग का।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। अब यहाँ पर अगली हेडिंग है यहाँ पर भारत में भू उपयोग परिवर्तन। जैसा कि हमने आपसे पहले ही डिस्कस किया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि भू उपयोग में परिवर्तन समय के साथ आता जाता है। जैसे जैसे जनसंख्या की डिमांड बढ़ती जाती है, जनसंख्या का आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे भू उपयोग में भी परिवर्तन आता जाता है। आपने ये भी देखा था कि पहले आपने देखते होंगे, आज से ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज से अगर आप 15 साल पहले 15 साल पहले अगर आपको याद हो अपने बचपन की कहानी, तो आप देखते होंगे बिल्कुल खाली खाली एरिया थे, आपके आसपास घर फर थे ही नहीं थे, बिल्कुल खाली खाली एरिया आपको देखने को मिलेंगे, जगह जगह पेड़ पौधे हुआ करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में आप देखें, जैसे मैं अपने आसपास का एरिया भी देख लेता हूँ, तो दूर दूर तक मकान ही मकान बनते चले जा रहे हैं। यानी वहाँ पर जब खेत हुआ करते थे, वहाँ पर खेत नहीं है, दूर दूर तक मकान आबादी होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, आर्थिक क्रियाकलाप लोगों की परिवर्तित हो रहे हैं, तो वैसे वैसे भूमि का उपयोग भी यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट वही लिखा गया है कि भाई किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहां की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी लोग किस आर्थिक क्रिया में संलग्न है वही यहाँ पर डिपेंड करता है। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, देखिए अब यहाँ पर एक सब पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कहा गया है भाई भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थायी है। यानी कि अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि भूमि संसाधन कैसा संसाधन है, स्थायी है या अस्थायी है, आप खुद सोचिए। भूमि ऐसा तो है नहीं कि भाई भूमि गायब हो जाएगी, भूमि ऐसा थोड़ी ना है कि भाई भूमि को यानी कोई खत्म कर देगा, नहीं। यानी जब तक पृथ्वी का वजूद है भूमि रहेगी, पृथ्वी का वजूद है तो भूमि रहेगी। यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई भूमि का हम उपयोग परिवर्तित कर दें, या फिर ऐसा हो सकता है भूमि जो भूमि है वहाँ पर कुछ और चीज़ें वहाँ पर समय के साथ उपादान वहाँ पर और वहाँ पर आ जाएं, आगे प्रकट हो जाए। जैसे मान लेते हैं बाढ़ वगैरह से जलमग्न क्षेत्र वगैरह हो जाए, लेकिन भूमि जो है हमेशा स्थायी रहेगी। तो यहाँ पर ये है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये संसाधन कैसा है, स्थायी संसाधन है। तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। सेकंड पॉइंट आपका जो है यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन, यानी भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन कौन कौन से हैं, तो वो उन्हें हम देखेंगे जिनकी वजह से आपकी जो है भूमि उपयोग परिवर्तित होता है। तो अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों में पहला परिवर्तन है यहाँ पे सेकंड का पहला सब पॉइंट, पहला है अर्थव्यवस्था का आकार। यानी कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है तो फिर क्या होता है, तो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, ठीक है, बदलते आय स्तर। तो ये यानी कि यहाँ पर बताया गया है अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है, जो कि किस पर डिपेंड करता है, जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर जैसे कारकों पर निर्भर है। वास्तव में अर्थव्यवस्था का आकार इन्हीं सब कारकों पर निर्भर है। जनसंख्या बढ़ेगी तो हो सकता है अर्थव्यवस्था का आकार बिल्कुल बढ़े, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन पर डिपेंड करती हैं। इनसे क्या होता है, इनसे ये होता है कि भाई लगातार जब जनसंख्या बढ़ती है, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है, तो भूमि पर दबाव भी बढ़ने लगता है, और लोग जो जमीन पहले वे लोग खाली पड़ी रहती थी उसका भी प्रयोग करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसे भी जो है खेती योग्य बनाया जाए, क्योंकि हमें यहाँ से अधिक उत्पादकता लेनी है, क्योंकि भाई जनसंख्या ज़्यादा है, खाद्यान्न चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी क्षेत्र कोई खाली नहीं रह जाए, यहाँ पर हमें खेती करनी ही करनी है। आपने देखा भी होगा मोस्ट ऑफ, यानी कि आज से मैं भाई अगर आप देखूँ 20 साल पहले अगर देखें तो 20 साल पहले लोग अपने खेत छोड़ देते थे, यानी एक आध खेत, यानी कि ज़्यादा जमीन है तो 2-4 खेत छोड़ दिए, खेती नहीं करते थे। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हर व्यक्ति खेती करता है, हर व्यक्ति जिसके पास खेती लायक जमीन है वो खेती करेगा, ठीक है। क्यों करेगा वो, क्योंकि भाई सबसे बड़ा खाने का, यानी खाएगा कहाँ से, यानी परिवार बड़े हो रहे हैं, कम से कम खेती के बहाने उसके जो है परिवार का पेट तो बढ़ता रहता है। तो आज वही हो रहा है कि भाई जो खाली बड़ी जमीन थी उसको भी प्रयोग में लाया जाता है। सेकंड बदलाव यहाँ पे बताया गया है, सेकंड बदलाव अर्थव्यवस्था के कारकों में कैसे भूमि उपयोग में परिवर्तन आया है। यहाँ बताया गया है कि भाई अब द्वितीयक तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि हो रही है। तो ऐसे करके अब क्या देखने को मिल रहा है हमें, जो भूमि उपयोग है उसमें जो पहले भूमि हमारी कृषि कार्यों के लिए प्रयुक्त होती थी, अब वो है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होती है। अगर आप दिल्ली के आसपास के निवासी हैं, दिल्ली के आसपास रहने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको पता भी होगा नोएडा, गाजियाबाद, ठीक है, या फिर अगर हम थोड़ा हरियाणा साइड की बात करें, आपका जो है जो फरीदाबाद वगैरह वाला क्षेत्र की बात करें, तो आज से अगर वहाँ पे 30 से 40 साल पहले की स्थिति देखें तो वहाँ पे अच्छी खासी खेती होती थी। उन क्षेत्रों में कुछ भी नहीं था, खेती होती थी पहले। लेकिन आज चूंकि वहाँ पे औद्योगिकरण कितनी ज़्यादा वहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं, औद्योगिकरण इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि हर व्यक्ति वहाँ पर क्या है कि भाई 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट, ठीक है, ये कॉलोनी वो कॉलोनी, यहाँ पे फ्लैट कट रहे हैं, यहाँ पे फ्लैट बिक रहे हैं, यहाँ पे मकान जो है किराए के लिए जो है यहाँ बनाए जा रहे हैं। तो ये हो रहा है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जैसे जैसे द्वितीयक तृतीयक सेक्टर बढ़ा तो वैसे वैसे प्राथमिक सेक्टर की जो भूमिका कम हो गई, ठीक है। और यहाँ पर जो भूमि थी पहले कृषि कार्यों में प्रयुक्त होती थी, अब वो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने लगी। तो आपने सेकंड बदलाव ये भी देख लिया। थर्ड बदलाव, तीसरा वाला ये है, देखिए तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा गया यद्यपि समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम हो जाता है, लेकिन भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता। आप कहने का मतलब समझ रहे हैं,
आप चाहे कितने भी बड़े जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या दुनिया के कोई कितने भी बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, लेकिन भोजन के बिना जिंदा नहीं रहेंगे। ये बात आपने कोरोना पैंडेमिक के दौरान अच्छे से जान ली। जब लॉकडाउन लगा, कोई व्यक्ति ना सोना खरीदने के लिए भागा, ना चांदी खरीदने के लिए भागा, ना ही किसी गाड़ी को, ना ही कोई महंगा सामान, नहीं। सबसे पहले क्या खरीदा? उसने राशन खरीदा कि कम से कम हम खाएं, हमारा परिवार भूखा ना रहे। तो उसने सबसे पहले राशन के लिए भागा। जिसके पास राशन नहीं था तो अपने अपने गंतव्य के लिए लौटने के लिए भागने लगे। तो ये चीज़ें आपने देखी, यानी कि जनसंख्या कितनी बढ़ जाए, लोग ये कहें कि भाई खेती घाटे का सौदा है, ये है, वो अलग बात है। लेकिन हकीकत यही है कि खेती पर लगातार, कृषि कार्य पर दबाव बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे भारत की स्थिति भी है। भारत में चाहे खेती कितनी भी जो है घाटे में सही, लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव खेती पर ही है। जनसंख्या जो है ये खाएगी क्या? नहीं, क्या किसान उगाना ही बंद कर देंगे तो जनसंख्या खाएगी क्या? तो इसलिए अब जरूरत यह है कि कृषि में नए सुधार किए जाएं, आधुनिक उन्नत तकनीकों के साथ कृषि की जाए। और मेन चीज़ मैं यहाँ पर भी फिर भी वही रिपीट कर रहा हूँ, जनसंख्या रोकने के लिए हम सभी को कदम उठाना है। यानी जो बढ़ती हुई जनसंख्या, वास्तव में आप देख रहे होंगे वर्तमान में जो जॉब के लिए मारामारी है लगातार, आप देख रहे होंगे अब एक नई कैंपेन छेड़ दी गई है कि भाई जॉब नहीं है, सरकार जॉब के प्रति बिल्कुल उदासीन है। तो कैंपेन क्या है? वो कैंपेन वास्तव में यही है कि जनसंख्या हद से ज़्यादा है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, देखिए ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है गवर्नमेंट के सामने कि वो हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब दे दे। ये मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप बेशक तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मयंक सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये हकीकत बात है। ये गवर्नमेंट, चाहे कोई गवर्नमेंट आ जाए, वर्तमान ही नहीं कोई गवर्नमेंट आ जाए, वो मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब दे दे, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कम से कम अपने आप को स्किल्ड बना के चाहिए। स्किल्ड का मतलब ये है कुछ और ऐसे जो है क्रियाकलाप और सीखिए जिनकी वजह से आप जो है मान लीजिए जॉब ना लग पाए, तो ऐसी स्थिति में आप किसी और प्राइवेट सेक्टर में जाकर सेट हो जाएं। मेरा मानना ये है। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं वो पहले से अपने माइंड में क्लियर करके चलिए। अब देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया है। ये ग्राफ जो है 1950 से लेकर 51 और 2014-15 का है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो लाइट ग्रे में है, लाइट ग्रे आपका 1950 से 51 है, और ये डार्क ग्रे है 2014-15। आप देख रहे होंगे वन क्षेत्र। अगर हम वन क्षेत्र की बात करें यहाँ पर तो 17% वन क्षेत्र था, लेकिन वर्तमान में 23.3% है 2014-15 के आंकड़े में। यानी कि वन क्षेत्र में यहाँ पर जो है ग्रोथ हुई है, वन क्षेत्र यहाँ पर बढ़ा है। ठीक है, वहीं अगर गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि थी उस समय 3.2% थी, अब गैर कृषि कार्यों वाली भूमि बढ़ी है। ठीक है, बंजर और व्यर्थ भूमि आप देखते होंगे, बंजर व्यर्थ भूमि 1950-51 में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वर्तमान में उसकी जो है कंडीशन कम हो गई है। क्यों? जनसंख्या बढ़ रही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की जरूरत पड़ रही है, चाहे वो उद्योग धंधों के विकास के लिए पड़ रही हो, चाहे हमें वो जो है खेती करने के लिए पड़ रही हो, यानी अनाज उगाने के लिए पड़ रही हो। लेकिन अब क्या है, आप देख पा रहे होंगे बंजर और व्यर्थ भूमि अब कम रह गई है। पहले 13.4% भूमि जो थी वो बंजर व्यर्थ थी, लेकिन अब वर्तमान में 5.5% ही है। स्थायी चरागाह पहले 2.3% थे, इसमें बढ़ोतरी हुई है। फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र पहले जो था 6.9% था, अब मात्र 1% है। यानी ऐसी फसल जो वृक्षों के अधीन थी, अब वो क्षेत्र बहुत कम हो गया। लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस पर फोकस कर रहे हैं? खेती यानी फसल उगाने पे कर रहे हैं। अगला है, पहले 8% थी आपकी क्या कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, लेकिन अब कम हो गई, यानी व्यर्थ भूमि है ही नहीं, बहुत कम, ना के बराबर है। वर्तमान प्रति भूमि अतिरिक्त भूमि यानी पहले 6.1% थी, अब कम है। वर्तमान प्रति भूमि ये देख रहे होंगे पहले 3.7% थी, इसमें बढ़ोतरी हुई है। नेवल बोया क्षेत्र पहले आप देख रहे हैं पहले 41.7% था, अब नेवल बोया क्षेत्र जो है वो 45.5% है। ये 2014-15 के आंकड़े हैं। तो ये कंपेयर किया गया है कि भाई कहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, कहाँ पर कमी हुई है। देश के यानी आज़ादी के टाइम की बात की गई है और उसके अभी वर्तमान समय की बात की गई है। तो हम यहाँ पे ग्राफ के एक एक आंकड़े तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोटे मोटे अनुमान जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, यहाँ पर अगला पॉइंट आपको नोट करना है। यहाँ पर सॉरी, मैं तो पॉइंट जो है पॉइंटों में खो गया पढ़ाते पढ़ाते। अब आपका तीसरा पॉइंट आएगा। तो तीसरे पॉइंट में आप यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि 1950 से 51 तथा 2014 से 15 के दौरान 4 संवर्गों में वृद्धि, 4 संवर्गों वन क्षेत्रों, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, वर्तमान प्रति भूमि, नेवल बोया क्षेत्र आदि के अनुपात में वृद्धि हुई है। थर्ड पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1950-51 तथा 2014-15 के दौरान 4 संवर्गों वन क्षेत्रों, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, वर्तमान प्रति भूमि, नेवल बोया क्षेत्र आदि के अनुपात में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। थर्ड का सब पॉइंट, अब देखिए थर्ड का सब पॉइंट आप नोट करेंगे। अब देखिए वृद्धि के कारण भी बताए गए हैं, वृद्धि के कारण यहाँ पे साफ साफ कहे गए हैं
क्यों बढ़ रहा है उसका रीजन हम अभी आपको ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। मेन चीज़ है जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए हमें जो है रहने के लिए, इसके अलावा उद्योग धंधों के लिए आवश्यक जमीन की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए जो है जो भूमि है वो कृषि कार्यों से गैर कृषि कार्यों में ज़्यादा तब्दील होती जा रही है। ये बात आप पहले मैं बता चुका हूँ और ये सब बातें यहाँ पर वही रिपीट लिखी गई हैं। ठीक है, क्यों बढ़ रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें आप पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, तो यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। अब इसी में सब पॉइंट आप नोट करेंगे। अगला सब पॉइंट इसी में, इसी दौरान चार भू उपयोग संवर्ग बंजर, व्यर्थ भूमि व कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, चरागाहों तथा तरु फसलों के अंतर्गत क्षेत्र और पड़ती भूमि, ठीक है, के अनुपात में कमी दर्ज की गई है। तो आपने ये देख लिया 1950-51 से लेकर 2014-15। तो यहाँ पर हमें आंकड़े एक एक नहीं लिखने हैं, केवल हमने ये मोटा मोटा अनुमान लिख लिया कि भाई ये क्षेत्र आगे बढ़े हैं और ये इन क्षेत्रों में जो है जमीन की जो है कमी आई है। ठीक है, तो वो आपने देख भी लिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये वास्तविक वृद्धि की गणना करने के लिए है फॉर्मूला। ये दो समय कालों में अंतर और भूप्रयोग में वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है, तो उसकी जो गणना करने के लिए फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पर आप लिख लेना अगला पॉइंट डाल के, यानी कि आपका जो है ये चौथा पॉइंट आएगा। यहाँ पे लिख लेना वास्तविक वृद्धि की गणना बराबर निवल बोया क्षेत्र यानी 2014-15 माइनस निवल बोया गया क्षेत्र 1950-51 अपॉन निवल बोया गया क्षेत्र 1950-51, अब पूरा इंटू 100। तो ऐसे करके वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है कृषि क्रियाकलापों में वो आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो ऐसे करके आपने ये आपकी जो हेडिंग थी यानी भारत में भूप्रयोग में परिवर्तन वो देख लिया, परिवर्तन क्यों हुआ उसके रीजन भी जान लिए। ठीक है, रीजन मैंने जो ग्राफ था, ग्राफ में मैंने वहां पर डिस्क्राइब भी कर दिए थे रीजन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगली हेडिंग आपकी स्वतंत्र रूप से पड़ेगी साझा संपत्ति संसाधन यानी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, साझा संपत्ति संसाधन। अगर हम साझा संपत्ति संसाधनों की बात करें तो भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे जो है हम दो भागों में बांट सकते हैं। आप जानते हैं निजी संपत्ति और साझा संपत्ति संसाधन यानी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, दो साधनों में इसे बांट सकते हैं। अब देखिए ये दूसरे वर्ग की जो भूमि होती है यानी खास करके आपकी साझा संपत्ति संसाधन जो है दूसरे वर्ग की भूमि है, प्रथम वर्ग यानी कि पहले वर्ग की भूमि में आपकी निजी संपत्तियां आती हैं। तो ये सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती है यानी पूरा समुदाय यूज करता है इन्हें, किसी कोई व्यक्ति विशेष यूज नहीं करता है बल्कि पूरा समुदाय यूज करता है। ठीक है, तो ये सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती है ये वाली भूमि। अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि भाई कोई राज्य ये क्यों चाहेगा उसकी जमीन जो है ऐसे साझा संपत्ति के संसाधन बने, कोई राज्य क्यों चाहेगा, क्या रीजन है इसके पीछे, वो रीजन पहले सुन लीजिए। रीजन ये है कि आप लोग ये बात तो अच्छे से जानते होंगे कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो आज़ादी से पहले कुछ ऐसी स्थितियां थी कि हमारे यहाँ जो दलित और वंचित जाति के लोग हैं उनके पास जमीन नहीं हुआ करती थी क्योंकि उन्हें रखने का अधिकार नहीं था। ये बात आप जानते हैं। तब जमींदारी प्रथा का जो है यहाँ पर बोलबाला था, बड़े बड़े जमींदार होते थे जिनके पास 100-100 एकड़ 500-500 एकड़ जमीन थी। ठीक है, ये बात आप जानते हैं अच्छे से। आज़ादी के बाद कुछ परिवर्तन किए गए, आपने देखा होगा भूमि का फिर से पुनर्वितरण किया गया। उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ जमीन ऐसी रख दी गई जो सभी के लिए थी, जहाँ पर किसी एक का मालिकाना हक नहीं था। ऐसा रखने का पीछे लॉजिक ये था कि तमाम बार ऐसे ऐसे किसान होते हैं, ऐसे किसान परिवार होते हैं क्योंकि उनके पास जमीन है नहीं लेकिन उनके पास पशुधन है। पशुधन का मतलब ये है भाई भैंस है या गाय या बकरी वगैरह जो भी वो पाल रहे हो वो रखते हैं अपने पास। अब आप ये बात तो जानते हैं कि भाई कोई और खेत वाला अपने खेत में किसी और के पशु आने जाने नहीं देगा। आप ये बात अच्छे से जानते हैं। गांव ग्रामीण परिवेश में अगर आप रहे हैं तो अगर थोड़ा सा भी कोई किसी की भैंस किसी खेत में चली जाए तो भाई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे में समस्या ये है कि भाई ये लोग फिर क्या करेंगे, इनके पास जमीन है नहीं, केवल मुश्किल से ये गाय भैंस जो भी है ये ले पाए हैं, तो ऐसे में करेंगे क्या। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया कि भाई एक कॉमन प्रॉपर्टी के रूप में यहाँ पर एक जो है भूमि जो है सेट कर दी कि भाई ये भूमि जो है फलाने गांव के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है और जहाँ पर ये गांव वाले अपनी जो भी क्रियाकलाप करने चाहें यानी यहाँ पे पशुचारण करवाना चाहें, यहाँ के कोई रिसोर्सेस हैं जैसे लकड़ी वगैरह यहाँ से तोड़ कर लाना चाहें, सब कर सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि भाई तमाम जो गरीब परिवार हैं उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती है तो उनके लिए एक सहायक के तौर पर ये कार्य करेगी यानी एक जो है सहायता प्रदान करेगी, एक सहायकी प्रदान करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है यहाँ पर कि साझा संपत्ति संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी के साथ साथ अन्य वन उत्पाद जैसे फल, रेसे, गिरी का मतलब नट, जैसे आपके मूंगफली हुआ, ठीक है, नट सेल जैसे मूंगफली हुआ, बादाम,
ये सब क्या है, यानी कि जो है यहाँ पे दानेदार है, ठीक है। यानी मूंगफली में क्या होता है, दाना होता है, ठीक है, तो ऊपर उसके क्या होता है, यानी कि एक पूरा सेल बना होता है, छिलका, ठीक है। तो गिरी वाले ये बोली जाती हैं, गिरी, ठीक है। अखरोट हुआ, अखरोट भी गिरी के अंतर्गत ही आता है ये, ठीक है। तो ये औषधि पौधे, तो ये सब चीज़ें उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी में ही। अब इसी में सब पॉइंट नोट कर लेना जो मैंने बात बोली है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इनका विशेष महत्व होता है, इन भूमियों का विशेष महत्व होता है। तो वही सब बातें हैं यहाँ पर, वही लिखी हुई हैं। जैसे बताया गया, महिलाएं लकड़ियाँ एकत्रित करती हैं, तो ये सब बातें आप जानते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जा सकता है और यहाँ सभी सदस्यों को इसका उपयोग करने का अधिकार होता है। एग्जाम्पल पर लिख देना कौन कौन से आपके जो है साझा संपत्ति संसाधन है। सामुदायिक वन, चरागाह, ग्रामीण जलीय क्षेत्र यानी कि नदी, कोई तालाब वगैरह है, कोई तालाब पोखर वगैरह जिसे हम बोलते हैं, या फिर कोई नहर वगैरह निकल के जा रही है, छोटा सा जल स्रोत है। आपने देखा होगा तमाम राज्यों में से आपने देखा होगा लोग मछली वगैरह पकड़ते हैं, मछली वगैरह पकड़ के वहाँ पे आहार में उसे शामिल करते हैं। तो इसीलिए है, यानी सरकारी है, वहाँ पर आप कोई भी जा सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो वही बताया गया है यहाँ पर। तो ये सब इसमें रखे गए हैं आपके सार्वजनिक संपत्ति के संसाधनों में, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगली हेडिंग है आपकी यहाँ पर, भारत में कृषि भू उपयोग। यहाँ पे बताया गया है कि भाई भारत में कृषि भू उपयोग इंपॉर्टेंट क्यों है और इसकी महत्ता क्यों ज़्यादा है, इसके बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में आपको ये भी पता होगा, मैंने अर्थशास्त्र भी आपको पढ़ाया है, अर्थशास्त्र में आपने देखा भी था कि हमारे देश की आज भी 55% से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर डिपेंड है। बेशक इसकी उत्पादकता जो है कम हो, बेशक इसकी जो है यहाँ पर जीडीपी में योगदान इतना ना हो कृषि सेक्टर का, प्राथमिक सेक्टर का, लेकिन जो सबसे ज़्यादा संलग्न पीपल हैं आपके, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर लगे हुए जो है लोग हैं वो आपके प्राथमिक सेक्टर में यानी कि कृषि कार्यों में ही संलग्न हैं। ये बात आप पढ़ चुके हैं, आप जानते भी हैं। आप लोग ये भी जानते होंगे आप लोग कि भाई भारतीय कृषि जो है वो मानसून पर आधारित होती है। तो इसलिए आपने देखा होगा अक्सर जो है, काफ़ी बार आपने सुना होगा बुजुर्गों के मुंह से कि भाई ये मानसून का जुआ है या बारिश का जुआ है। जैसे क्या है, अभी तो तमाम जो है आपके संसाधन विकसित हो गए हैं, सरकारी ट्यूबवेल वगैरह लग गए हैं, लोगों ने अपनी जो बोरिंग सेट वगैरह लगा लिए हैं जहाँ पर जमीन से पानी निकाला जा सकता है, या फिर जो नदी या नहरों के किनारे खेतियाँ हैं वो तो फल फूल रही हैं, पनप रही हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं है, वहाँ पर लोग किस पर डिपेंड है, मानसून पर डिपेंड है। तो मानसून पर क्या है, मानसून पर किसी का बस तो चलता नहीं है, किसी का वहाँ पर ऐसा तो ये थोड़ी ना है कि भाई हमारी मर्जी से बारिश हो, हमारी मर्जी से नहीं हो। तो यहाँ पर इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ, यानी कभी बारिश बहुत अच्छी हो जाती है, कभी बारिश नहीं होती है। तो ये बात आप जानते हैं, इस वजह से हमारे किसान भाई जो है हमेशा जो है यहाँ पर जानते ही हैं घाटे में रहते हैं, काफ़ी बार उन्हें जो आत्महत्या करना पड़ जाता है, ये बात आप सब जानते होंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं। तो पहला पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर कि कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों में इसके योगदान से अधिक है, ठीक है। योगदान मतलब पैसे में, आर्थिक मूल्य में नहीं है, जो पीपल संलग्न है यानी कि लोग उसमें संलग्न है कृषि कार्यों में, उसमें ज़्यादा है। अगर देखा जाए यहाँ पे कहा गया है अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की गरीबी से संबंधित है। यानी आप जान समझ रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ 55% लोग जो है कृषि कार्यों में संलग्न हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास भूमि नहीं है तो उसको यहाँ पर क्या कहा गया है, गरीब कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ग्रामीण स्तर पर कोई रोजगार के साधन होते ही नहीं है। आप खुद सोचिए, ग्रामीण स्तर पर वहाँ पर ना तो द्वितीयक रोजगार है ना तृतीयक रोजगार है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो व्यक्ति मजदूरी वगैरह करेगा और इसी बात वो गरीब होगा। तो यहाँ पे वही कहा गया है अत्याधिक ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की गरीबी से संबंधित है। सेकंड सब पॉइंट कि भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है और ये अन्य कार्यों में नहीं है। अन्य कार्यों का मतलब सेकेंडरी और थर्ड, जो आपका सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई भूमि उत्पादकता हमें करनी है। उन्हें तो क्या अपने भवन बना दिया, बिल्डिंग बना दी उन्होंने, ठीक है। उन्हें क्या मतलब कि भाई भूमि उपजाऊ है या नहीं है, लेकिन खेती के लिए भूमि उपजाऊ होना अत्यंत आवश्यक है। तो वही बात यहाँ पे सब पॉइंट में बताई गई है, थर्ड सब पॉइंट। इसके अलावा ये बात तो आप जानते हैं कि भाई हमारे यहाँ लंबे समय तक जो जमींदारी प्रथा रही है और भूमि यानी जमीन जिसके पास होती है वो इज्जतदार व्यक्ति बोला जाता है, सामाजिक मूल्य भी होता है उसका, समाज में उसकी इज्जत भी होती है। ये बात आप जानते हैं। आपने ये भी देखा होगा, आप देखिए मैं यहाँ पर एक हास्यास्पद एग्जाम्पल भी देता हूँ कि भारत के कुछ ऐसे गांव भी हैं, ग्रामीण इलाके भी हैं जहाँ पर शादियाँ यानी जिसे हम ब्याह बोलते हैं, वो ब्याह जो है ज़मीन के बेस पर होता है कि भाई लड़के की ज़मीन कितनी है, लड़के के पास हिस्से में कितनी ज़मीन आ रही है। तो आपने ये रिवाज सुना भी होगा, यूपी बिहार में आम बात है ये,
ठीक है, कि भाई लड़के पर ज़मीन कितनी है ग्रामीण इलाकों में, तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ साफ इस बात से झलक रहा है कि भाई सामाजिक मूल्य भी इससे होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला जो है, यहाँ पर अगला लिखने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर ये वाला आपको जो है ये टेबल बनानी पड़ेगी। यहाँ पर अगला पॉइंट नोट करने से पहले, तो ये समस्त कृषि योग्य भूमि की संरचना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक जो आंकड़ा जो है यहाँ पर समस्त कृषि योग्य भूमि, तो ये रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का प्रतिशत है, यानी कि जो आपके भू राजस्व विभाग का क्षेत्रफल का प्रतिशत है उसका प्रतिशत दिखाया गया है। और दूसरा प्रतिशत यहाँ पर दिखाया गया है, आप जानते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग का प्रतिशत है यहाँ पर। ठीक है, समस्त कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत। तो इन दोनों के आंकड़े बताए गए हैं, दोनों के आंकड़े 1950-51 2014-15 के संदर्भ में है, कंपेयर करते हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप नोट करेंगे यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आप ये वाला बनाएंगे पॉइंट। देखिए यहाँ पर कृषि योग्य बंजर भूमि जो है 1950-51 में कितनी थी, 8% थी, 2014-15 में 4% रह गई। ठीक है, और अगर इसे समस्त कृषि योग्य भूमि में देखें भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार, तो इसे 13.4% थी, लेकिन अब वर्तमान में 6.8% रहेगी। पुरातन प्रति भूमि तब 6.1% थी, 2014-15 में ये 3.6% रह गई। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार 10.2% थी उस समय, और अब 6.2% रह गई। वर्तमान प्रति भूमि अभी इतनी है, यानी तब इतनी थी, अभी है, अब ये इसकी संख्या बढ़ गई है, यानी रिपोर्टिंग के अनुसार, यानी राजस्व के अनुसार तब कितनी थी, 6.2% थी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के दौरान अनुसार, और अब कितनी है, 8.4% है। निवल बोया क्षेत्र, ध्यान देना, निवल बोया क्षेत्र तब कितना था हमारे यहाँ, 41.7% था 1950-51 में। वर्तमान में कितना है, 45.5% है। और अगर हम सैटेलाइट इमेजेस यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अकॉर्डिंग लें तो तब 70% था, अब 78.4% है। तो ये आप बना लेना टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन टेबलों से ही आप जो है निबंध वगैरह जब लिखते हैं तो आपको वहाँ मेंशन करना पड़ता है कितना कितना आंकड़ा जो है हमारे सामने परिवर्तन आया है। ठीक है, जैसे वहाँ पर आप पूछा जाएगा भाई निवल बोया गया क्षेत्र बढ़ा है या कम हुआ है, जब आपने अध्ययन किया होगा पुरातन आंकड़ों का नवीन आंकड़ों से, तभी तो आप बता पाएंगे भाई भूमि जो आपका निवल बोया क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर हम खेती कर रहे हैं, वो क्षेत्र बढ़ा है या कम हुआ है, वो तभी तो बता पाएंगे जब आपने पुराने वाले आंकड़े देखे होंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, तो टेबल ये बना लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर साफ साफ कि भाई भारत में जो निवल बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावनाएं सीमित हैं। ये सीमित क्यों है? सीमित का अर्थ आप जानते हैं कि भाई जो उपजाऊ जमीन है उसकी संख्या बढ़ तो नहीं रही नहीं है, यानी उपजाऊ जमीन का क्षेत्रफल बढ़ तो रहा नहीं है, ऊपर से जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ऐसे में उपजाऊ जमीन, यानी आप देख रहे होंगे आजकल एक ट्रेंड चल चुका है, ट्रेंड आपने देखा होगा, ट्रेंड ये चलता है कोई खेती नहीं करना चाहता है, हर व्यक्ति क्या चाहता है कि भाई खेती हटाएं, खेती की जगह हम कोई रोजगार या किसी धंधे बिजनेस में चले जाएं। यही व्यक्ति हर व्यक्ति की सोच बन गई है। और दूसरी बात ये खेती ना करने का रीजन एक और है, रीजन ये है कि पहले क्या थे, पहले खेतों के आकार बड़े थे तो वहाँ पर उनका जो है फसल वगैरह की लागत वगैरह निकल आती थी, उत्पादकता भी अच्छी खासी होती थी। अब क्या है, जैसे जैसे जनसंख्या आकार बढ़ा, यानी मान लीजिए एक पिता के 4 पुत्र हुए तो एक जमीन जो थी वो 4 पुत्रों में बराबर भागों में बट गई, तो ऐसे में जमीन का क्षेत्रफल कम हो गया। जमीन का क्षेत्रफल कम हो गया, ऑब्वियसली बात है उसकी उत्पादकता तो ज़्यादा बढ़ी नहीं। ठीक है, और यहाँ पर यानी कम क्षेत्रफल में जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमें, तो ऐसे में लोगों ने सोचा कि भाई ये घाटे का सौदा है, हम खेती क्यों करें, तो लोग जो है यहाँ से अलग होने लगे, विमुख होने लगे खेती से। तो ऐसे आप देख रहे होंगे कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग जो है कृषि कार्यों को कम करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में भारत में निवल बोया गया क्षेत्र में इसमें बढ़ोतरी की कम संभावनाएं हैं, यही बताया गया है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। भूमि बचत यानी भूमि बचत प्रौद्योगिकी ऐसी तकनीक स्थापित करें जिससे हमारी जो है जमीन बचाई जा सके। आपने सुना होगा या फिर नहीं देखा है तो एक तकनीक है जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स। एक तकनीक है हाइड्रोपोनिक्स। ये तकनीक आपके जो है इजराइल में और आपके जो है जापान में बहुत प्रयुक्त में लाई जाती है, प्रयोजन में लाई जाती है। हाइड्रोपोनिक्स करके है। होता क्या है इसमें, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में जो है मिट्टी में जो है कोई फसल नहीं उगाई जाती है। अब आप सोचेंगे फसल जब मिट्टी में नहीं उगाई जाएगी तो फिर कैसे उगाई जाएगी। तो एग्जाम्पल और देता हूँ एक, यहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब बीमार पड़ जाता है, काफ़ी दिनों तक आईसीयू में रहता है और जब खाने पीने की में समर्थ नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, उसे ड्रिप वगैरह लगा देते हैं। यानी साफ साफ कहें आसान भाषा में बोतल वगैरह के जरिए हम उसे जो है जो बोतल वगैरह जो लगातार कंटिन्यूटी में चलाई जाती हैं उसके जरिए हम उसके बॉडी में पोषक तत्व भेजते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोपोनिक्स में भी यही होता है। हाइड्रोपोनिक्स में जो पोषक तत्व
पौधा जो होता है वो मिट्टी से लेता है, वही पोषक तत्व से जो डायरेक्ट उसकी जड़ में पानी के जरिए पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है बड़े बड़े ग्रीन हाउस बनाकर, बड़े बड़े जो है ग्रीन हाउस बनाकर, कांच के जो है बहुत बड़े जो है जो बनाकर, यानी क्षेत्र बनाकर वहाँ पर एक हाइड्रोपोनिक्स वाली खेती की जाती है। इसमें उत्पादकता ज़्यादा होती है क्योंकि इन देशों के पास ज़मीन है नहीं अपनी, ठीक है, ज़्यादा ज़मीन है नहीं खेती योग्य, तो ये लोग इसी प्रकार से यहाँ पर खेती कर रहे हैं। तो कभी मौका मिले यूट्यूब पर तो जाकर हाइड्रोपोनिक्स देख लेना, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी तकनीकें हमारे लिए विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। ज़मीन कम हो रही है, और आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी बार आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि फलानी जगह के जो प्रोफेसर हैं, जो है जूलॉजी के प्रोफेसर हैं, बॉटनी के प्रोफेसर हैं, इन्होंने जो अपनी घर की छत पर बागान उगाया है, अपने घर की छत पर जो है ये फसल उगाकर पैसे कमा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी। तो ये सब क्या है, ये आधुनिक तकनीक है, यानी लोग जो है मकान यानी मकान का मकान रह भी रहे हैं और अपनी जो घर की ज़रूरत है वो अपने घर में ही पूरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आधुनिक तकनीकें ही हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर सब पॉइंट कर देना है यहाँ पर सेकंड का कि यह प्रौद्योगिकी दो भागों में बांटी जा सकती है। कौन कौन से दो भाग हैं? ठीक है, पहला सब पॉइंट यहाँ पर, जो प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ाए, यानी हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे प्रति इकाई जो फसल विशेष का क्षेत्रफल है उसमें उत्पादकता बढ़ जाए। दूसरा सब पॉइंट यहाँ पर है कि वह यानी कि प्रौद्योगिकी जो एक कृषि वर्ष में गहन भू उपयोग से सभी फसलों का उत्पादन बढ़ाए। यानी कि गहन भू उपयोग का मतलब क्या है कि भाई हमारी जमीन खाली न रहे, जमीन जो है हमारे यहाँ जमीन पर ऑल टाइम यानी सभी समय जो है फसल बनी रहे। इस हिसाब से हम जो फसलों का यहाँ पर बुवाई करें कि फसलों के लिए जमीन कभी खाली ना रहे, ऐसा ना रहे कि जमीन खाली पड़ी रहे, बेकार पड़ी रहे, ऐसा बिल्कुल ना हो। ऐसे करके हमें ये टेक्निक बनानी है। तो ये आपने लिख लिया होगा सेकंड के दोनों सब पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका जो है फसल गहनता, यानी कृषि गहनता क्षेत्र कैसे निकाला जाता है बताया गया। कृषि गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र अपॉन निवल बोया गया क्षेत्र गुणा 100। तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, तो फसल की गहनता ऐसे करके निकाल ली जाती है कि कितने कृषि क्षेत्र पर लोगों की गहनता कितनी है। अब चलिए अगली हेडिंग आपकी जो है भारत में फसल ऋतु है। अगली हेडिंग आप स्वतंत्र हेडिंग है आपकी भारत में फसल ऋतुएं। देखते हैं भारत में कौन कौन सी फसल ऋतुएं हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लगभग हर एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। हमारे देश में अगर देखा जाए, हमारे देश के उत्तरी और आंतरिक भाग, ध्यान देना, उत्तरी और आंतरिक भागों में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और जायद। देखिए अक्सर अभ्यर्थी या विद्यार्थी यहाँ पर गलती कर जाते हैं। हमारी जो फसल ऋतुएं हैं वो समूचे भारत की एक जैसी नहीं है। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल क्लास 10th में भी दिया था, वहाँ पर भी बताया था मैंने कि जब हमारे यहाँ जो है गेहूं की खेती हो जाती है तब जम्मू कश्मीर में जो है बर्फ़ पड़ रही होती है। हमारे यहाँ जब जो है गेहूं कट जाता है, गेहूं कटने के बाद मंडियों में पहुँच जाता है, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर में बर्फ़ पिघलती है तब हम मई के महीने में क्या गेहूं की खेती यानी गेहूं की फसल बोई जाती है। तो अंतर है, यानी कि ये पैटर्न एक जैसा पैटर्न पूरे देश में लागू नहीं हो रहा है। दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत का यही हाल है। दक्षिण भारत आपका पता है उष्णकटिबंध में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर वर्षा लगातार अच्छी खासी होती रहती है, धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, वहाँ पर जो है शरद ऋतु होती नहीं है, यानी जो है बिल्कुल थोड़ा बहुत ठंडा जो मौसम वो होता नहीं है, वहाँ पर ऑल टाइम गर्म होता है। ऑब्वियसली बात है वहाँ पर ये पैटर्न जो है काम नहीं करेगा, वहाँ पर अलग पैटर्न होगा। तो अक्सर अभ्यर्थी गलती यही कर जाते हैं, उनसे पूछा जाए कि समूचे भारत की जो ऋतुएं कौन कौन सी हैं, तो यानी पूरे भारत की ऋतुओं में यही 3 ऋतुओं का नाम ले देते हैं, जबकि ये पूरे भारत की ऋतुएं नहीं है। ये केवल उत्तरी और आंतरिक भाग यानी आपका जो मध्य जो भाग है भारत का, उन भागों की ऋतुएं हैं केवल, ये पूरे भारत की नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए पहली ऋतु है यहाँ पर पहली वाली। ठीक है, खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं और इसमें उष्णकटिबंधीय फसलें सम्मिलित होती हैं। देखिए फसलों के नाम अभी मैं नहीं लिख पाऊंगा, यहाँ पर ये मैं बनवाऊंगा तब आप लिख लेना। ठीक है, अब रबी की फसलों की बात करी जाए तो रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, यानी कि रबी की फसलें लिख लेना, रबी की फसलें शरद ऋतु में बोई जाती हैं। शरद ऋतु, ठीक है, रबी की फसलें जो है शरद ऋतु में बोई जाती हैं। ठीक है, इस समय यहाँ पर लिखना कम तापमान और शीतोष्ण तथा उपोष्णकटिबंधीय फसलों की बुवाई यहाँ पर लिख लेना की बुवाई में सहायक है। यानी यह समय यानी कम तापमान, शीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय फसलों की बुवाई में सहायक है। रबी की फसलों के लिए शरद ऋतु जो है ठंड वाला मौसम जो है। ठीक है, अब अगली ऋतु है जायद। जायद कब आती है? जायद वाली ऋतु है ये जो है ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है और ये रबी की कटाई के बाद आती है। ठीक है,
तो आपने तीनों ऋतुएं लिख ली हैं। देखिए इनके एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखवाए मैंने, एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर कंपेयर करना है दक्षिणी राज्यों से, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखवाया। अभी आप लिख लेंगे तो वही लाइन यहाँ पर भी लिखनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे सर रिपीट करवा दिया, इसलिए आप 2 मिनट बाद लिख लेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए साफ साफ लिखा गया है नोट करके, तो नोट करके आप वही चीज़ यहाँ पर लिख लेना। नोट करके साफ साफ कहा गया है कि भाई दक्षिण भारत में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यद्यपि इस प्रकार की पृथक फसल ऋतुएं देश के दक्षिण भागों में नहीं पाई जाती हैं। उसका रीजन मैंने बता दिया है, क्योंकि वो उष्णकटिबंध में भाग पड़ता है। दूसरी बात, नोट 2 में एक चीज़ और लिख लेना कि हमारा कृषि वर्ष जो है, एक कृषि वर्ष जो होता है, 1 साल का जो होता है, उसमें हम 3 बार ही फसलें उगा सकते हैं, यानी एक खेत में 3 फसलें ही उगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना नोट 2 करके कि एक कृषि वर्ष में एक ही फसल 3 बार उगाई जा सकती है, यानी एक खेत में कोई फसल हम जो है 3 बार से ज़्यादा नहीं उगा सकते हैं। ऐसा नहीं 4 बार 5 बार उगा लें, नहीं, यानी हमारी जो पैटर्न है 3 बार ही चलेगा, ठीक है। एक जो ज़मीन है उसमें 3 बार ही हम खेती कर सकते, 3 बार 3 फसलें ही उगा सकते हैं। कभी कभी रेयर केस में 4 उग जाए, वैसे 3 बार ही हो पाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब ये आप ये बना लेना अपना टेबल, और टेबल में कंपेयर किया गया है। कंपेयर करने का रीजन यही है कि यहाँ पर दक्षिणी राज्यों में क्या क्या उग रहा है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खरीफ जून से सितंबर का महीना होता है, इसमें आपने देखा होगा, इसमें उष्णकटिबंधीय यानी कि खास करके दक्षिण पश्चिमी मानसून पर डिपेंड फसलें बोई जाती हैं जिन्हें पानी की जरूरत ज़्यादा होती है। चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर यानी तूर जिसे कहते हैं। वहीं दक्षिणी राज्यों में इस मौसम में क्या उगता है, यहाँ पे चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली होती है। रबी यानी अक्टूबर से मार्च के मौसम में अपने भारत में, उत्तर भारत में गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ। दक्षिणी राज्यों में चावल, मक्का, रागी, मूंगफली उग रहा है, यानी चावल यहाँ पे फिर से उगा रहे हैं वो लोग। शायद अप्रैल से जून में हमारे यहाँ क्या है, खीरा, ककड़ी यानी मौसमी फल जो होते हैं आपके, जो जून के मौसम के, तरबूज वगैरह उगाते हैं, ठीक है, चारा फसलें उगाते हैं। जबकि यहाँ पर चावल, सब्जियाँ और चारा फसलें, यानी यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी, चावल यहाँ पर जो है 12 मासी का मतलब तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लगभग तीनों टाइम यहाँ पर ये चावल उगाते हैं, ये बात आपने यहाँ पर देखी यहाँ पर। तो ऐसे करके आपने प्रमुख फसलें आपने देख ली यहाँ पर, ठीक है। भारतीय कृषि ऋतु के यानी कृषि ऋतु को कंपेयर भी कर लिया, और मैंने आपने ये भी देख लिया कि भारतीय कृषि ऋतु केवल और केवल उत्तर भारत और आंतरिक भागों पर ही ये लागू होती है, समूचे भारत पर लागू नहीं होती है। अब अगली हेडिंग आपकी जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये है कृषि के प्रकार, यानी कृषि कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर अगली हेडिंग में हम ये देखेंगे कि वास्तव में कृषि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार हैं कृषि के। तो यहाँ पर आर्द्रता के हिसाब से जो है और उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर, यानी जिसे हम बारानी बोलते हैं, इसमें हमने वर्गीकृत किया है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट, सिंचित कृषि का मतलब आप जानते होंगे सिंचाई वाली कृषि, यानी जिससे हम जमीन से पानी निकालकर या फिर कोई और साधन है जिससे हम सिंचाई कर रहे हो, तो वो सिंचित कृषि में आ जाती है। वर्षा वाली में जानते हैं नेचुरली ऊपर से आकाश से बादल बरस जाएंगे और पानी की सप्लाई यानी पानी की जो डिमांड है पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंचित कृषि में क्या है, यहाँ बताया गया कि सिंचित कृषि के उद्देश्य के आधार पर इसमें अंतर पाया जाता है, ठीक है। सिंचित कृषि में उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है, सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है। तो इसमें 2 प्रकार से कृषि आ जाती हैं, कौन कौन सी आ जाती हैं यहाँ पर, सिंचित में ही रक्षित सिंचाई आ जाती है एक, और इसका जो उद्देश्य है रक्षित सिंचाई का, इसका मतलब ये है आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना। रक्षित का मतलब क्या, रक्षा करना, यहाँ पर ये किया जाता है सिंचित में। इस बार रक्षित सिंचाई वाली में कि यहाँ पर हम फसलों के लिए आर्द्रता यानी जो हमें नमी जो है, नमी की मात्रा में कमी नहीं होने देते हैं। हम ये यहाँ पर ये करते हैं कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को हम यहाँ पर सिंचाई के द्वारा इसे पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर सेकंड का पहला सब पॉइंट लिख लेना। अगला पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, यानी आप लिख लेना इसमें वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। अगला यहाँ पे सेकंड सब पॉइंट है, यानी कि ये अगला प्रकार है सिंचित कृषि का, उत्पादक सिंचाई। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये फसलों की जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में पानी मिले ताकि जो है उनकी उत्पादकता बढ़ जाए, ठीक है। तो सेकंड सब पॉइंट लिख लेना, उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है, ठीक है, अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है। इसी में लिख लेना, देखिए इसमें जो जल निवेश है इसकी मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। यानी ये डिफरेंस दोनों, यानी आपकी सिंचित कृषि में रक्षित जो प्रकार है रक्षित सिंचाई और उत्पादक सिंचाई, तो यहाँ पे डिफरेंस यही है रक्षित और उत्पादक में कि भाई उत्पादक वाले में पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा रक्षित और उत्पादक के बारे में। अगली आपकी जो है यानी कि थर्ड पॉइंट है आपका, ये वर्षा निर्भर यानी बारानी कृषि जो है, तो ये भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर ली है। बारानी कृषि जो है आपकी जो है, यानी कि ये 2 वर्गों में शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि में बांटी जाती है।
अगर हम शुष्क भूमि कृषि की बात करें, शुष्क भूमि कृषि भारत में वो कही जाती है जहां पर वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। नोट कर लेना आप कि भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वर्षा 75% सेंटीमीटर से कम है। इसी में सब पॉइंट यानी कि पहले का सब पॉइंट है, इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने की जो फसलें हैं, यानी जो ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो शुष्कता को यानी कि जो ड्राईनेस को सहन कर सकती हैं, जैसे ड्राईनेस को सहन करने में आपका रागी है, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार, ये सब फसलें इसी में उगाई जाती हैं। ठीक है, अगला सेकंड सब पॉइंट यानी थर्ड का सेकंड सब पॉइंट है आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि ऐसी जगहों पर होती है जहां पर जो है वर्षा ऋतु जो वर्षा जो है जो पौधों की जरूरत है उससे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जो है वर्षा जल पौधों की जरूरत से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में क्या करते हैं, इन क्षेत्रों में हम वही खेती करते हैं जिन्हें पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना और ताजे पानी की जल कृषि भी यहाँ की जाती है। तो ये यहाँ पर की जाती है, आपने नोट कर लिया होगा सेकंड सब पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये पॉइंट भी कवर हो गया है यानी कि आपने। अब अगली हेडिंग आपकी जो पड़ेगी ये पड़ेगी खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं आपको कि आपकी दो तरह की फसलें होती हैं, नकदी फसलें और खाद्यान्न फसलें। नकदी फसलें वे फसलें होती हैं जो किसी उद्योग धंधों के लिए काम में आती हैं या फिर जिनको बेचकर हम तत्काल धन प्राप्त कर लेते हैं। वैसे खाद्यान्न को बेचकर भी धन प्राप्त होता है, लेकिन खाद्यान्न का मतलब यही होता है जो खाई जा सकती हैं, यानी कि हम अपने खाने योग्य यानी अपने भोजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम किसमें रखते हैं, खाद्यान्न फसलों में रखते हैं। नकदी फसलें जो होती हैं जो प्राय जो है उद्योग धंधों के लिए या फिर औद्योगिक कार्यों के लिए उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है खाद्यान्न फसलों में, नकदी फसलों में। और या फिर नकदी फसलों को उगाने का एक जो प्रयोजन और भी होता है कि लार्ज स्केल पर हमें जो है वहाँ पर आर्थिक सृजन करना हो तब हम नकदी फसलें उगाते हैं। ठीक है, तो ये आप खाद्यान्न फसलें आप जान लीजिए। अब देखिए अगली हेडिंग आपकी स्वतंत्र हेडिंग है खाद्यान्न फसलें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक बात और मैं बता दूं यहाँ पर, खाद्यान्न फसलों में से प्रश्न आते हैं आपके यूपीएससी एग्जाम में और पीसीएस एग्जाम में भी, ध्यान रखना आप लोग। और इस बात पर आप चूक मत जाना, यानी कि आप ये मत धोखा मत खा जाना। कुछ लोग यही सोचते हैं कि सर बहुत कुछ लिखवा देते हैं, बहुत कुछ लिखवा इसलिए है क्योंकि बहुत कुछ आया हुआ है। अगर आप नोट्स उठा यानी कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम खाद्यान्न फसलों की बात करें तो हमारे देश में खाद्यान्न फसलें सबसे ज़्यादा बोई जाती हैं। यहाँ पे कहा गया है देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। यानी आप समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी 45.5% जो निवल क्षेत्र है जहाँ पर अब खेती की जाती है, इसके 2/3 क्षेत्र पर जो है हम खाने वाली फसलें उगाते हैं, केवल जो खाई जा सकती हैं। ठीक है, खाद्यान्न फसलें उगाते हैं, यानी नकदी फसलें नहीं उगाते हैं, यहाँ पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। यानी कहने का मतलब और सिंपल कर दूं, लगभग 66% भाग यानी इस जमीन का 66% भाग है उस पर खाद्यान्न फसलें हमारी उगाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर इसी में सब पॉइंट, अनाज की संरचना के आधार पर हम खाद्यान्नों को 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, एक तो अनाज में और दूसरा दालों में। यहाँ पर लिख लेना, अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज तथा दालों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको मेरा एक सजेशन है, सजेशन यहाँ पर यही है कि आप यहाँ पर 2 या 3 पेन यूज करें अलग अलग रंगों के, तो इससे बेटर ये होगा आपको पता चल जाएगा कि हेडिंग कौन सी है, उसकी सब हेडिंग कौन सी है। तो यहाँ पर आपकी पहली हेडिंग यहाँ पर आएगी अनाज। पहली हेडिंग क्या है, अनाज आएगी आपकी। तो अनाज की बात करें तो भारत में जो कुल बोया हुआ क्षेत्र है इसका लगभग 54% भाग पर हम क्या उगाते हैं, अनाज उगाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये पहला पॉइंट नोट कर लेना इसमें। दूसरी बात यह है, अगर भारत की बात की जाए यहाँ पर तो बताया गया है आपका कि भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका, चाइना के बाद तीसरे स्थान पर है। सेकंड पॉइंट और नोट कर लेना। थर्ड पॉइंट आपका जो है यहाँ पर बताया गया है कि भाई भारत में बहुत प्रकार के अनाज उत्पन्न होते हैं और इन्हें हम उत्तम और निम्न यानी निम्न कोटि के अनाजों में वर्गीकृत कर लेते हैं। उत्तम अनाजों में आपके चावल, गेहूं आ जाते हैं, वहीं मोटे अनाजों में आपके जो है ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी ये आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 3 पॉइंट लिख लिए अनाज में। अब देखिए अनाज के अंतर्गत आपकी सब हेडिंग पड़ेगी। अनाज के अंतर्गत आपकी जो है ये इस तरह से मैं सब हेडिंग कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और इसके आई से डिनोट कर दे रहा हूँ, इसे आई से डिनोट कर दे रहा हूँ, वहाँ पर उसे नंबरिंग से डिनोट कर किया था। देखिए मैं भी यहाँ पर अलग तरीके का पेन ले रहा हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में आता रहेगा आपको। इसे मैं यहाँ पर देखिए ये तो मैंने बना दिया यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है, इसे पहली हेडिंग। ठीक है, अब इसी में ही हम सब पॉइंट जो लेके चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे अब यहाँ पर इसकी चावल, यानी अगली हेडिंग आपकी जो है ये है चावल।
चावल की बात करें तो चावल आपके भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाद्यान्न है, अनाज है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन क्या है, ये चावल है। और चावल के बारे में आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं, चावल एक खरीफ फसल है और आपने ये भी देखा था चावल एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, यानी इसके लिए गर्म मौसम और आर्द्रता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना इसके बारे में इसी में सब पॉइंट कि यह एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। देखिए इसकी जो है चावल की सबसे ज़्यादा किस्में हैं, इसकी 3000 से ज़्यादा किस्में हैं, ये आप नोट कर लेना इसी में। अब देखिए भारत विश्व का कितना चावल उत्पादन करता है वो देखेंगे यहाँ पर। अगर भारत की बात करी जाए, सेकंड पॉइंट आपका जो है, भारत विश्व का 21.6% चावल उत्पादन करता है। 21.6% चावल का उत्पादन कौन करता है, भारत करता है। और चीन के बाद भारत का ये विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, ये आप नोट कर लेना। चीन के बाद हम लोग सेकंड स्थान पर आते हैं चावल उत्पादन करने में। ठीक है, और विश्व का चावल उत्पादन भारत में कितना होता है, 21.6% होता है। ठीक है, और चाइना के बाद हम सेकंड स्थान पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट में आपके कहा गया है कि देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है, यानी देश में जितना जो बुवाई होती है फसलों की उसमें से 1/4 भाग जो होता है वो चावलों के लिए रिजर्व रहता है। 25% भाग जो है कुल बुवाई वाले में चावलों के लिए रिजर्व रहता है, चावल की खेती के लिए रिजर्व रहता है ऑल टाइम। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा, थर्ड पॉइंट नोट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, यहाँ पर ये है देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य, इसी में ही उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब है। अगर वही सेकंड सब पॉइंट की बात करें, चावल की जो प्रति हेक्टेयर, यानी ये तो पहला सब पॉइंट है, सेकंड सब पॉइंट है, प्रति हेक्टेयर पैदावार जो है पंजाब में, उसके बाद तमिलनाडु में, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और केरल राज्यों में अधिक है। अब देखिए आपके माइंड में एक प्रश्न उठा होगा कि भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं पंजाब या हरियाणा, इसमें जल तो है नहीं, फिर कहाँ से चावल होने लगा। यहाँ पर सिंचाई पर आधारित है, चावल यहाँ पर जो है सिंचाई पर आधारित है। तो यहाँ पर आप लिख लेना थर्ड पॉइंट करके, यहाँ पर थर्ड सब पॉइंट करके यहाँ पर लिखेंगे पंजाब और हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है, लेकिन इसी में ही इन राज्यों में हरित क्रांति के अंतर्गत चावल की कृषि प्रारंभ की गई, लेकिन इन राज्यों में हरित क्रांति के अंतर्गत चावल की कृषि प्रारंभ की गई। ठीक है, ये आपका थर्ड का, यानी कि थर्ड सब पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो आपने देख लिया सबसे ज़्यादा चावल उगाने वाले राज्य। अब कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर चावल की पैदावार जो है कम होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर, तो इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इनमें कम होती है, क्योंकि ये राज्य पूरी तरह से यहाँ पर चावल की खेती वर्षा पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर पैदावार कम होती है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, चौथा पॉइंट आपका जो है, अगर हम बात करें दक्षिणी राज्यों की, दक्षिणी राज्यों पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पर जलवायु अनुकूलता के आधार पर एक पूरा कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं, जबकि यहाँ पर लिख लेना इसी में ही बोई जाती हैं। ठीक है, और वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं मोस्ट लगा दे रहा हूँ और IMP लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं, इन्हें औश, अमन और बोरो कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न ये, बहुत बार। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा दे रहा हूँ। तो चौथे का सब पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली फसल जो आपकी आएगी, ये देखिए चावल वाला क्षेत्र बताया गया, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, गौड़ क्षेत्र कौन कौन से मैप में। ठीक है, अब अगली फसल आपकी जो है, अगला खाद्यान्न जो है आपका, ये है आपका गेहूं। आपकी अगली सेकंड सब पॉइंट यहाँ पे आप डालेंगे, यहाँ पर ये है आपका गेहूं। देखिए अगर गेहूं की बात कर लें तो आप लोग जानते हैं भारत में जो चावल के पश्चात गेहूं का दूसरा प्रमुख अनाज है, गेहूं भारत का। ठीक है, और देखिए भारत जो है विश्व का, भारत जो है यानी विश्व के संदर्भ में बात हो रही है, तो भारत विश्व का 12.3% गेहूं उत्पादित करता है। ठीक है, और गेहूं आप लोग जानते होंगे गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, क्योंकि ये ठंडे यानी कि शरद ऋतु में वो बोई जाती है, यानी आपने देखा होगा अक्टूबर वाले सीजन में बोई जाती है ये, और मार्च के लगभग काट ली जाती है। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट नोट करेंगे, अगला सब पॉइंट यहाँ पे सेकंड सब पॉइंट, कि यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, यानी कि शरद अर्थात रवि ऋतु में बोई जाती है, जो शरद अर्थात रवि ऋतु में बोई जाती है।
अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट आप ध्यान से रखना, ध्यान देना यहाँ पर, इस फसल का 85% यानी 85% क्षेत्र जो है भारत का उत्तरी मध्य भाग यानी कि गंगा का मैदान, उसके बाद मालवा वाला पठार, हिमालय पर्वतीय श्रेणी, तो यहाँ पर ये प्रमुख क्षेत्र है इसका, ये नोट कर लेना सेकंड पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर हिमालय का जो उच्च भाग है या फिर मध्य प्रदेश का मालवा वाला रीजन है, यहाँ पर ये पूरी तरह से जो है यहाँ पर गेहूं की खेती ये वर्षा पर डिपेंड है। ये सब पॉइंट आप नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट आपका बताया गया है। देखिए कंफ्यूज मत होना है आंकड़ों को लेकर, कुछ लोगों के मन में ये होगा कि सर 85% यहाँ बता दिया, यहाँ पर आप 14% आप लिखवाएंगे। ये बताया गया है कि जो चावल की खेती हो रही है, चावल की जो खेती हो रही है पूरे देश में, चावल जहाँ जहाँ उगाया जा रहा है उसका 85% जो है इन एरिया में उगाया जाता है। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि आपके कुल जो फसलें बोई जाती हैं उनमें ये जो गेहूं का योगदान कितना है, 14% का है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपका यही कहता है, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कि देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। ये आपका यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। सेकंड सब पॉइंट इसी में, पंजाब और हरियाणा यहाँ पर आपके जो है गेहूं की उत्पादकता यहाँ पर सबसे ज्यादा है, 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक आती है। वहीं आपके यूपी और ये बाद बाकी जो राज्य हैं, यूपी है, राजस्थान, बिहार, यहाँ पर मध्यम स्तर की पैदावार है। सबसे कम जो पैदावार यहाँ पर हो रही है गेहूं की, ये आपकी हो रही है, यानी कि आपके अगला पॉइंट है थर्ड सब पॉइंट, एमपी, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में गेहूं की कृषि जो है गेहूं कृषि वर्षा पर आधारित है और यहाँ पर उत्पादकता कम है, ये ध्यान रखना। देखिए ये जो है आपके जो लिखवाए हैं ऑप्शन और ऑप्शन के सब ऑप्शन, इसका मतलब ये होता है कि ये आपके यूपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे मतलब पूछे जाते हैं, वहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न कि भाई जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में उत्पादकता ज़्यादा है। अब आपने पढ़ा होगा कभी, तब आपको पता भी होगा ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, कम है तो क्यों कम है। कम ये है कि ये यहाँ पर जो गेहूँ हो रहा है राज्यों में वो पूरी तरह से वर्षा कृषि जो है यहाँ पर जो है वर्षा पर आधारित है। जबकि ये जो राज्य है, पंजाब जैसा राज्य है, पंजाब में क्या है, पंजाब हरियाणा में सिंचाई बहुत ज़्यादा होती है, सिंचित कृषि की प्रधानता है, इसलिए वहाँ पर उत्पादकता ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपने गेहूं के बारे में नोट कर लिया है। अगली जो फसल है आपकी थर्ड नंबर की तीसरी हेडिंग आपकी जो है ये है ज्वार। तो ज्वार के बारे में लिखते हैं हम, ज्वार क्या कितने पे बोया जाता है। देखिए आप जानते हैं ज्वार एक मोटा अनाज है, ठीक है। तो यहाँ पर देश के कुल बोए गए क्षेत्र में 16.5% भाग पर जो है हमारा मोटा अनाज बोया जाता है पूरा, यानी कि हमारे जो मोटे अनाज हैं, टोटल मोटे अनाजों में जो जो अनाज अभी हमने जिक्र किया था, ज्वार, बाजरा और मक्का वगैरह, ये मोटे अनाज बोले जाते हैं। तो ये आपके 16.5% जो है अनाज ये बोए जाते हैं मोटे अनाज, और इनमें से 16.5% में से भी बताया गया है, यानी कि कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% के बराबर है ज्वार का योगदान। तो यहाँ पर लिख लेना आप कि इनमें ज्वार प्रमुख है, जो कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है। यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है आपकी ज्वार, ये दक्षिण और मध्य भारत के जो अर्धशुष्क इलाके हैं, यहाँ पर वर्षा जो है कम होती है, तो बाकी खाद्य फसल है। सबसे ज़्यादा अपने भारत में ज्वार का उत्पादन करने वाला राज्य जो है महाराष्ट्र है, जो कि पूरे देश का आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन करता है। वहीं अन्य राज्यों में आपके जो है सेकंड सब पॉइंट, अन्य राज्यों में आपके कर्नाटक, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। वहीं अगर बात करें यहाँ की दक्षिणी राज्यों की, तो दक्षिणी राज्यों में ये जो है खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, जबकि उत्तर भारत में ये खरीफ की फसल है। ये आप लिख लेना थर्ड पॉइंट, दक्षिणी राज्यों में खरीफ और रबी दोनों सीजन में बोया जाता है। जबकि यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो भारत में खरीफ के सीजन में, यानी कि आप जानते हैं खरीफ का सीजन कब होता है, तो उस सीजन में आप ये बोया जाता है। तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपका नोट हो गया इसमें। अब देखिए एक पॉइंट और रह गया है थर्ड का सब पॉइंट, जो विंध्याचल नहीं सतपुड़ा विंध्याचल श्रेणी आपने जानते होंगे। तो विंध्याचल के दक्षिण में यहाँ पर वर्षा जो है वर्षा आधारित फसल है ये पूरी तरह से, और यहाँ पर उत्पादकता इसकी कम है, यानी सतपुड़ा विंध्याचल वाली पहाड़ियाँ आपने पढ़ी हैं। तो विंध्याचल के दक्षिण में जो वर्षा आधारित वाला रीजन है वहाँ पर इसकी उत्पादकता बहुत कम है, ये लिख लेना आप थर्ड का सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं आप। अब देखिए अगली जो है आपका, यानी कि अगला जो है आपका चौथी सब हेडिंग, ये है बाजरा। खाद्यान्न में अगला है बाजरा। तो बाजरा की बात करें तो बाजरा आप जानते हैं, बाजरा भारत के जो है यहाँ पर कहाँ बोया जाता है, ये यहाँ पर गर्म इलाके हैं, यानी कि भारत के पश्चिम, उत्तर पश्चिम
इनमें गर्म और शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है, क्योंकि बाजरा में क्या है, गर्म जो है जलवायु सहने की क्षमता होती है, सर्वाइव करने की क्षमता होती है इसमें। अगर बात करें, ये जो है यहाँ पर लिख लेना, ये एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। एकल का मतलब जो है क्या, खाली खेत में यानी केवल बाजरा ही बाजरा बो दिया, या फिर हम ज्वार बाजरा करके मिक्स करके बोते हैं, या फिर बाजरा को किसी और फसल के साथ मिक्स करके बो देते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर एकल या फिर ये मिक्स करके बोया जाता है। ये आपने नोट कर लिया होगा बाजरा के बारे में। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ पर कि यह फसल देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है। ये नोट कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए बाजरा उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं प्रमुख आपके, तो बाजरा उत्पादक राज्यों में थर्ड पॉइंट आपके यहाँ पर महाराष्ट्र जो है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा प्रमुख हैं। और वर्षा निर्भर फसल होने की वजह से राजस्थान में इसकी उत्पादकता जो है कम है। ये आप नोट कर लेना बाजरा के बारे में। अगला है आपका जो है मक्का। मक्का कहाँ पे उगाई जाती है, यानी आप अगली हेडिंग है, अगला जो आपकी जो है खाद्यान्न है, खाद्यान्न फसल है मक्का है। तो मक्का के बारे में आप लिखेंगे। देखिए मक्का भी एक खाद्य फसल है जो खाद्य और चारा दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर मक्का के बारे में लिखा गया है कि मक्का एक खाद्य और चारा फसल है जो निम्न कोटि की मिट्टी और अर्ध शुष्क जलवायु वाली जो जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो फसल है, ये आपकी फसल कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 3.6% भाग पर ये फसल हमारी बोई जाती है। ये नोट कर लेना आप। दूसरी बात यह है कि भाई मक्का के लिए कोई विशेष क्षेत्र यहाँ पर चिन्हित नहीं है, जैसे गेहूं के लिए विशेष क्षेत्र है, अन्य फसलों के लिए विशेष क्षेत्र है, मक्का के लिए चिन्हित नहीं है। तो मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। ये खास करके आपके इसको बोने का ट्रेंड आपका जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में नहीं है, पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में नहीं है, बाद बाकी सारे राज्यों में ये ट्रेंड है इसका। तो यहाँ पर लिखा गया है सेकंड का सब पॉइंट, यह पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी राज्यों में बोई जाती है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य आप लिख लेना। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, एमपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, यूपी हैं। और अगर हम बात करें सेकंड, इसका थर्ड सब पॉइंट, इसकी जो पैदावार है दक्षिणी राज्यों में अधिक है और ये मध्य भागों की ओर ये कम होती चली जाती है। यानी कि ये इसकी पैदावार जो है दक्षिणी राज्यों में अधिक है और ये मध्य भागों की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे तो ये वहाँ पर कम होती चली जाती है। यानी अन्य मोटे अनाजों में ये जो है अनाज जो है मक्का वाला ये ज़्यादा उगाया जाता है। अगली अब हेडिंग है, यानी अब आपकी आपने खाद्यान्न में यहाँ पर ये वाला कंप्लीट कर लिया पोर्शन। खाद्यान्न में एक पोर्शन आपने जो था वो कंप्लीट कर लिया यहाँ पर, यानी कि आपके अनाज वाला पोर्शन। अब अगला पोर्शन यहाँ पर आएगी, यानी सेकंड हेडिंग आपकी जो पड़ेगी ये है आपकी दालें, मिलेट्स। तो दालों के बारे में लिखेंगे यहाँ पे, दालों के बारे में। देखिए दालें अगर हम बात करें तो आप ये बात जानते हैं शाकाहारी व्यंजन में दाल का अहम योगदान है। यानी दाल रोटी खाओ, ठीक है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण खाओ। यानी आपने सुनी होगी कहावत गांव-गांव के स्तर पर ये कि भाई दाल रोटी जो है आपका एक शाकाहारी जो है भोजन है। और आप ये भी आज जानते हैं कि दाल उगाने में, उत्पादन में भारत का स्थान पूरी दुनिया भर में पहला स्थान है। भारत जो है दालों का प्रथम उत्पादक देश है, ये बात आप जानते हैं। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे यहाँ पर दालों के संदर्भ में कि भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। और देश में लिख लेना इसी में सब पॉइंट, देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन का पठार है, मध्य पठारी भाग हैं और उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। अगर दालों की बात करें तो देश के कुल बोए गए क्षेत्रफल पर 11% भाग जो है दालों के अधीन है आपका, नोट कर लेना आप। अब देखिए दालों के बारे में आप ये बात जानते हैं कि भाई ये फलीदार फसलें होती हैं। यानी कि ये फलीदार फसलें जो भी होती हैं उनमें नाइट्रोजन उर्वरता बढ़ाने की क्षमता होती है, यानी ये भूमि की उर्वरता बढ़ाने में बहुत सहायक होती हैं फसलें वाली। तो लोग इन्हें जो है खास करके जो फसली क्रम है, फसली चक्र के अकॉर्डिंग बोते हैं। मान लीजिए एक फसल जमीन पे ऐसी लगा दी जिसमें ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि एक फसल ऐसी है जो जमीन से ज़्यादा पोषक तत्व ग्रहण करेगी। उसके बाद इसकी जो है जमीन की उर्वरता कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और हम ऐसे में ही यहाँ पर एक और फसल लगा दें जो कि और ज़्यादा जहाँ पे पोषक तत्व लेती हो तो वो प्रॉपर वे में उग नहीं पाएगी। तो किसान क्या करते हैं, एक फसल लगा देते हैं बहुत ज़्यादा उर्वरता यानी बहुत ज़्यादा जो है पोषक तत्व खींचने वाली, और दूसरी फसल लगा देते हैं दाल टाइप की जो कि जमीन की उर्वरता को पुनः स्थापित कर देती है। तो यहाँ पर वही बताया गया है। अगला पॉइंट यानी सेकंड पॉइंट लिख लेना, ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती हैं। थर्ड पॉइंट आपका जो है, देखिए शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने की वजह से दालों की उत्पादकता कम है यहाँ पर। ये अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत में चना और अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं।
और दोनों मेरी भी फेवरेट हैं। चना और अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं। तो अब इनमें यानी ये सेकंड हेडिंग आपकी है, इसमें सब हेडिंग अब आप डालेंगे। ये है यानी कि ये आपने डाल ली है। अब इसमें सॉरी मैंने फिर से चेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपका जो है ये चना की दाल। अब चना की दाल के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। चना की दाल के बारे में देखिए, चना की अगर बात करें यहाँ पर, तो चना एक उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है, ये आप जान लीजिए। और जो कि मुख्यतः आपके वर्षा आधारित फसल यानी कि देश का जो मध्य भाग है, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग, यहाँ पे रबी की फसल के साथ में ये बोई जाती है। ये आप लिख लेना आप, यानी आप जो आपका अक्टूबर से लेकर जो मार्च वाला सीजन है उसके बीच में रबी की फसल बोई जाती है, उसी का पैटर्न में ये भी आती है फसल। तो आपने पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में, चना के बारे में। चना के लिए पानी की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, चना के लिए पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी जो चना है, चना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ आपने पहला पॉइंट, पहले का सब पॉइंट लिख लेना। ये जो है देश के कुल क्षेत्र के लगभग 2.8% भाग पर ही चने की खेती की जाती है वर्तमान में। इसी का सब पॉइंट, इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? MP, UP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान है। इससे पहले ये आपके जो है हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में यहाँ पर भी चना अच्छा खासा उगाया जाता था, लेकिन जैसे ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो वैसे ही यहाँ पे चने की जगह गेहूं की फसल बोई जाने लगी। तो आपने नोट कर लिया होगा। अगली हेडिंग आपकी जो है ये है अरहर या तूर दाल जिसे हम कहते हैं। तो अरहर देखिए, इसे देश की दूसरी प्रमुख दाल है ये, और इसे हम लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है? ये देश के जो है मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में, इसके अलावा भागों में उगाई जाती है, भागों में बोई जाती है। और देखिए भारत के जो कुल बोया हुआ क्षेत्र है, इसके लगभग 2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? यानी कि अरहर के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग जो है आपका अकेले महाराष्ट्र से आता है, और अन्य प्रमुख राज्यों में आपके UP, कर्नाटक, गुजरात और MP हैं। तो ऐसे करके आज आपने खाद्यान्न फसलें कवर कर ली, जिसमें आपने अनाज फसलें और दालें कवर कर ली। अगले वाले हम जो है अगले पार्ट में आपकी तिलहन वगैरह और बाद बाकी जो कंटेंट बचा हुआ है वो कवर करेंगे। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए मेरी आप सभी से गुजारिश है, आप लोग प्रॉपर में नोट्स बनाते रहिए। और थोड़ा सा चैप्टर लेंदी होने की वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है। इसके अलावा थोड़ा मुझे 1-2 दिन से व्यस्तता जो है कहीं और काम भी आ गया था, इस वजह से मैं ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाया। कोशिश यही कर रहा हूँ मैं भाई, इसका जो वीडियो आपको कल रेगुलरली मिल जाए, फिर से भी आपको वीडियो मिल जाए, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंदी है, लगभग 20 पेजेस का चैप्टर था ये, तो थोड़ा टाइम लगा यहाँ पर। तो इतना आप भी ध्यान रखा कीजिए, जब चैप्टर लेंदी होते हैं थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है कवर करने में। तो देखिए जो आप पढ़ रहे हैं कम से कम आप उसका जो है रिवाइज भी करते रहें, अभ्यास भी करते रहें। और आप इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान बिल्कुल ना हो कि मयंक सर बीच में छोड़ के चले जाएंगे या फिर बीच में से बंद कर देंगे। देखिए ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है, ये कोचिंग वालों की प्रवृत्ति होती है दाना डालने वाली, कि भाई हमने आधा कंटेंट करा दिया, 1/4 करवा दिया कंटेंट, जब अभ्यर्थी फंस गया, अभ्यर्थी नोट्स बना लिए, कुछ रोक दिया कंटेंट, फिर बाद में कहा कि भाई ये करो, ये पैसे दो हमें, इसकी फीस दो। मेरा प्रवृत्ति मेरी ऐसी नहीं है। यहाँ पर मैंने आपसे पहले ही बोला है, यहाँ पर मैंने स्वेच्छा रखा है, यानी जिसके पास है अगर वो देना चाहता है, जो सहयोग करना चाहता है कर सकता है, जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं है। हमने सहयोग का ऑप्शन क्यों रखा? सहयोग का ऑप्शन इसलिए रखा क्योंकि भाई हमें टीम आगे बढ़ानी है, चैनल आगे अगर बढ़ाना है। यानी यहाँ पर अभी आप अगर एक वीडियो से संतुष्ट हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर है, लेकिन आप जानते हैं आप लोग एक वीडियो संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग भी चाहते होंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले, लगभग दिन में 3 या 4 वीडियो मिले। उतनी वीडियो मैं ला नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं ला पा रहा हूँ उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने वहाँ पर सहयोग का ऑप्शन रखा है। यानी आपकी मर्जी है, सहयोग आपको लगता है, आपको भरोसा है मुझ में, तो आप सहयोग कर सकते हैं, वरना फीस किसी के लिए नहीं है, सभी के लिए यानी निःशुल्क है। आप जिसको लगता है कि भाई हम सहयोग करना चाहिए, सर अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो कर सकते हैं आप सहयोग, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।